हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी की यूनिट 4 जो कि आप डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। साइकोलॉजी की यूनिट 4 का नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगर अभी तक आपने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 अभी तक नहीं देखी अपनी डीएलएड एग्जाम को लेकर, तो आप जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तीनों यूनिट का, और प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी जहाँ पे आपको 5 यूनिट मिल जाएगी। तो आज की यूनिट में गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाली यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे गाइडेंस के बारे में, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग समझेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे और नीड पढ़ेंगे, और जो भी बचा हुआ कंटेंट है गाइडेंस से रिलेटेड सारी बातें। उसके बाद पढ़ेंगे हम काउंसलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। साथ ही में पढ़ेंगे कि क्या काउंसलिंग की टेक्निक्स होती है, जो कि आपकी डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव टेक्निक्स है, उनके बारे में सारे डिटेल में पढ़ेंगे हम। उसके बाद बात करेंगे कि जो गाइडेंस है और काउंसलिंग है उसमें मेजर डिफरेंसेस होते क्या है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखे तो हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके इस चैप्टर में क्युमुलेटिव और एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में है, वो सारी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम कुछ और अदर टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, जो कि एग्रेशन, बुलिंग, सब्सटेंस अब्यूज, डेलिक्वेंसी और ट्रुएंसी, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन हम लास्ट में पढ़ेंगे गाइडेंस इन स्कूल में किस तरह से गाइडेंस दी जाती है, कितने टाइप की गाइडेंस होती है, और फिर पढ़ेंगे रोल ऑफ काउंसलर। तो ये सारी चीज़ें आज की यूनिट पे कवर होने वाली है। और अगर आपने अभी तक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जब अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे, जो न्यू पैटर्न आया है डीएलएड और बीएड के एग्जाम्स का, उसमें हमें किस तरह से लिखना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है। ये वीडियो सिर्फ आपके डीएलएड पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि केवीएस सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जो ये टॉपिक्स आते हैं तो इसमें आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी, इतनी करूँगी जितनी कि आपको सारे जो टॉपिक्स है वो क्लियर होते चले जाए। बाकी आपको बुक से अपने आप से भी रीडिंग लगानी है। तो चले पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडेंस की। अगर हम गाइडेंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले गाइडेंस का मीनिंग क्या होता है। गाइडेंस का सीधा सीधा मीनिंग होता है टू डायरेक्ट, मतलब किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड करना या किसी को रास्ता दिखाना। अब रास्ता कैसे दिखाओगे, टॉर्च लेकर नहीं। हमें रास्ता दिखाने का मतलब है किसी भी पर्सन को अगर उसको किसी एजुकेशनल फील्ड में कहीं जाना है, वोकेशनल फील्ड में, करियर में, या फिर कोई प्रोफेशन में, किसी भी चीज़ को चूज करने में या किसी भी पाथ पे चलने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना डायरेक्ट करना इज गाइडेंस। ओके, अब गाइडेंस में अगर वन वर्ड में बोले तो डायरेक्ट टू शो पाथ। लेकिन अगर हम मीनिंग बोले कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हम वन वर्ड में एक्सप्लेन कर देंगे, तो गाइडेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू किसी कम एक्सपीरियंस पर्सन को कोई डायरेक्शन, कोई हेल्प प्रोवाइड करना इज गाइडेंस। अब मान लो जैसे मैं भी इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट जो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे वो मुझे गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ, आप किसी और को गाइडेंस। तो गाइडेंस कोई भी किसी को भी प्रोवाइड कर सकता है। इसमें ये क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को हेल्प प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो आगे उसको जो हेल्प चाहिए वो मिल जाए और वो अपने आगे पाथ पे चल पड़े जो भी उसको चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा होता है कि कभी कभी हम सोच रहे होते हैं कि यार मैं ये वाला टास्क कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं चलूँ या नहीं। तो बेसिकली गाइडेंस होता है क्या है, हमारी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है उसको समझ कर हम उसको हेल्प करते हैं और वो आगे बढ़ने में हेल्प करता है। अगर मीनिंग की बात कर लेते तो हेल्प प्रोवाइडेड बाय एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है टू लेस एक्सपीरियंस पर्सन इन एनी फील्ड, इन ऑल फील्ड। किसी भी फील्ड में हो सकती है, टीचिंग की फील्ड में हो सकती है, करियर की फील्ड में हो सकती है, या फिर इवन आप जो भी काम कर रहे हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है उस फील्ड में जो गाइडेंस होती है, दैट इज ऑल अबाउट गाइडेंस। अब गाइडेंस की नेचर की बात करते हैं। अच्छा, नेचर से पहले एक बात कर लेते हैं गाइडेंस की कुछ डेफिनेशंस जो कि डिफरेंट पर्सन ने दी है, साइकोलॉजिस्ट ने दी है। पहली आती है क्रो एंड क्रो की गाइडेंस। आप लिख भी सकते हैं इसको या फिर आप अपनी बुक से भी नोट डाउन करके लर्न भी कर सकते हैं। कभी कभी पेपर में आ जाता है सीधा सीधा, तो आपको उस टाइम पे ये मीनिंग पूरी डेफिनेशन, 1 या 2 डेफिनेशन आप लर्न करके रखें अपनी। तो पहली है गाइडेंस इज एन असिस्टेंस मेड अवेलेबल बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन कौन सा हो गया, ट्रेंड पर्सन बोल दो या क्वालिफाइड पर्सन बोल दो या एक्सपीरियंस पर्सन बोल दो। उसके थ्रू जो असिस्टेंस यहाँ पे हो गई हेल्प, प्रोवाइडेड बाय मतलब मेड अवेलेबल बाय
जैसे मैं हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस पर्सन मान लेते हैं हम, और आप मान लो आप ये चीज़ गाइडेंस ले रहे हो, मैं गाइडेंस दे रही हूँ, तो मैं एक कॉम्पिटेंट पर्सन हो गई, मेरे थ्रू जो हेल्प दी जा रही है, ठीक है ना। टू एन इंडिविजुअल ऑफ एनी स्टेज ऑफ लाइफ, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में, मतलब छोटे हो तब भी, बड़े हो तब भी, अडल्ट हो तब भी, कुछ भी हो, उस स्टेज पे जब गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, to help him direct his life, develop his own point of view, make his own decision and carry his own burden। ये सारी जो है यही बोल रहा है कि हेल्प प्रोवाइड की जाती है गाइडेंस में। उसके बाद आता है स्किनर की, गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग यंग पर्सन टू लर्न टू एडजस्ट टू सेल्फ, टू अदर्स और टू सर्कमस्टांसेस। मतलब एक पर्सन को हेल्प करता है ताकि वो एडजस्ट कर पाए, न्यू चीज़ों को लर्न कर पाए और सर्कमस्टांसेस में एनी तरीके से, किसी भी तरीके से वो अपने आप को डेवलप कर पाए या फिर उसमें ढल पाए। उसके बाद आती है जोन्स की अकॉर्डिंग डेफिनेशन, गाइडेंस इज एन असिस्टेंस गिवन टू इंडिविजुअल्स इन मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइसेस, एडजस्टमेंट एंड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मतलब बेसिकली क्या हुआ, हेल्प ही प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, एडजस्टमेंट कर पाए। तो सभी में गाइडेंस का रोल क्या है, एक हेल्प प्रोवाइड करना, वो किसी भी पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन को प्रोवाइड की जा सकती है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, आगे बढ़ सके, एडजस्ट कर सके। तो ये हो गया पूरा गाइडेंस के बारे में। एक और डेफिनेशन है रूथ के थ्रू, गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट्स to discover and develop his potentialities for his personal happiness and social usefulness। तो बेसिकली सब में हो ही क्या रही है, मीनिंग आपको यही ध्यान में रखना है, जो आपको इजी डेफिनेशन लग रही है आप वो वाली डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं गाइडेंस जो है एक प्रोसेस होता है, बेसिकली ये नेचर की बात करते हैं। अब गाइडेंस क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को हेल्प प्रोवाइड करता है किसी भी फील्ड में। सेकंड क्या हो जाता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, डेवलपमेंट पे स्ट्रेस देता है, मींस गाइडेंस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बाय नोइंग हिज कैपेबिलिटीज, स्ट्रेंथ को जानकर, कैपेबिलिटीज को जानकर दूसरे इंडिविजुअल को हेल्प करने में मदद करता है। देन टू प्रोवाइड गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए ट्रेन्ड पर्सन्स, काउंसलर्स की जरूरत हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बिल्कुल ट्रेंड ही पर्सन चाहिए, अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन भी है वो भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। देन गाइडेंस का स्कोप बहुत वाइड होता है, गाइडेंस अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट दी जाती है, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज दी जाती है। मतलब मान लो एक पर्सन है, उसको मतलब उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको गाइडेंस दी जाएगी तो ईजिली उस फील्ड में आगे बढ़ पाएगा। देन गाइडेंस जो है और फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी दी जाती है, और किसी सब्जेक्ट को चूज करने के लिए भी गाइडेंस दी जाती है, और अपने कैपेसिटीज का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए, लेने के लिए गाइडेंस दी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंस बोल लेते हैं या एम बोल लेते हैं, तो इसमें आता है हेल्प प्रोवाइड करना। मेन 5 पॉइंट आप लिख लीजिए। प्रोवाइड हेल्प, क्या करती है गाइडेंस, हेल्प प्रोवाइड करती है। हेल्प इंडिविजुअल टू नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इंडिविजुअल को अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जानने में हेल्प करती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है। इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है एंड फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली ये प्रोग्रेसिव होती है, सेल्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद हम जो है बेसिकली कॉन्टिन्यूस गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं, किसी भी टाइम पे लाइफ के किसी भी स्टेज पे हम गाइडेंस दे सकते हैं या ले सकते हैं। देन आता है कुछ फंक्शंस ऑफ गाइडेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस की, या फिर हम एम बोल सकते हैं या पर्पस बोल सकते हैं गाइडेंस का। पहला होता है ओरिएंटेशनल। ओरिएंटेशनल का मतलब होता है करियर प्लानिंग से रिलेटेड जो भी गाइडेंस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसको डीएलएड कोर्स करना है, तो उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना, बताना कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, दैट इज अबाउट ओरिएंटेशनल डेवलपमेंट, ओरिएंटेशनल गाइडेंस। अब मान लो मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसमें सब कुछ बताया कि कोर्स कैसे करना है, क्या होता है, ये जो मैंने बताया हुआ है, ये गाइडेंस कौन सी होगी, ओरिएंटेशनल गाइडेंस। इसमें भी क्या हुआ, एक एक्सपीरियंस पर्सन ने अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू हेल्प किया दूसरे पर्सन को, ये गाइडेंस था, यही हमने मीनिंग में पढ़ा था। उसके बाद ओरिएंटेशनल में बेसिकली करियर प्लानिंग होती है, आप करियर रिलेटेड चूज करने में हेल्प करते हैं, और जो इसमें आप एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे। पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले गाइडेंस का मीनिंग एक्सप्लेन करना, उसके बाद उसके थोड़ा सा नेचर लिखना, उसके बारे में एम पर्पसेस के बारे में फ्लो चार्ट बनाना, और फिर एक एक करके एक्सप्लेन करना विद एग्जाम्पल। देन आता है एडजस्टमेंटल। एडजस्टमेंटल में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी करंट सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना, क्लासरूम हो गया, स्कूल हो गया, होम एनवायरनमेंट हो गया, उससे
रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करना किस में आता है, एडजस्टमेंटल, मतलब मेक एडजस्टमेंट विद करंट सिचुएशंस, चाहे वो स्कूल के एनवायरनमेंट में हो, चाहे वो घर के एनवायरनमेंट में हो, उसके लिए जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है दैट इज एडजस्टमेंटल, एडजस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद आती है डेवलपमेंटल, नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा, डेवलपमेंटल, डेवलपमेंट के लिए, फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, एक्चुअल रियलाइजेशन और सेल्फ की डेवलपमेंट के लिए, मींस अपनी कैपेसिटीज को जानने के लिए, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानने के लिए और उनको मैक्सिमाइज करने के लिए जो गाइडेंस दी जाती है वो होती है डेवलपमेंटल। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो एक पर्सन है, उसको जानना है कि एक्चुअली में उसकी क्या पोटेंशियलिटीज है, क्या कैपेबिलिटीज है और किस तरह से वो उन पोटेंशियलिटीज का यूज करके आगे बढ़ सकता है, अपने आप को रियलाइज कर सकता है, अपनी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो दैट इज डेवलपमेंटल गाइडेंस। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नीड ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस की नीड क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स है और उनकी एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या होती है। तो जब हम नीड ऑफ गाइडेंस की बात करते हैं तो कुछ एजुकेशनल नीड होती है, कुछ वोकेशनल और कुछ पर्सनल और सोशल नीड। एजुकेशनल नीड जो होती है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है कि आगे करियर में कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या चूज करना है, ये सारी आ जाती है हमारी एजुकेशनल नीड में। इसमें आता है आपका सब्जेक्ट को चूज करना, क्या हमें पढ़ना है उसके लिए, अपनी वेरियस गुड हैबिट स्किल्स को डेवलप करना, इसमें आ जाता है। बेस्ट, अपने एजुकेशन का बेस्ट प्रॉपर यूज करना, वो इसमें आ जाता है। और वेरियस एजुकेशंस लाइक वेस्टेज, स्टैग्नेशन, ये सारी इसी में आती है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल फील्ड में क्या आपने करना है, उससे रिलेटेड जो गाइडेंस होती है वो, ताकि आप समझ सके कि आपको आगे करना क्या है, क्या देखना है, क्या डेवलपमेंट लानी है, क्या क्या आपकी कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद आती है वोकेशनल नीड। वोकेशनल नीड जो है हमारी वोकेशनल कोर्सेज से रिलेटेड होती है, बेसिकली करियर प्लानिंग से रिलेटेड आप बोल सकते हो, आगे क्या चूज़ करना है, क्या ऑक्यूपेशन लेना है, क्या वर्क करना है, क्या करियर चूज़ करना है, ये सब आ जाता है। इसमें आ जाती है चाइल्ड के अंदर क्रिएट करना अवेयरनेस, गाइडेंस देना ना, हेल्प करना चाइल्ड को ताकि वो अपने वर्क के फील्ड को समझ सके कि उसको एक्चुअली में करना क्या है, अपने मतलब हेल्प करना चिल्ड्रन को ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट जो भी ऑक्यूपेशन वो चूज़ करे उसके अकॉर्डिंग वो ढल सके, उससे वो जो है मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बना सके, उसमें ढल सके। उसके बाद नॉलेज, डिफरेंट करियर्स की नॉलेज बच्चे को प्रोवाइड करना कि आप अगर इस फील्ड में जाते हो तो क्या होगा, इस फील्ड में जाते हो तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की नॉलेज देना, ठीक है। फिर आती है पर्सनल और सोशल नीड। पर्सनल सोशल नीड वही हो गई, अपनी वीकनेसेस को जानना अपने डेवलपमेंट के लिए, मींस बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑफ सेल्फ के ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। अपनी स्ट्रेंथ को जानना, अपनी वीकनेसेस को जानना, दूसरों के साथ एडजस्ट कर पाना, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी लिमिटेशंस को जानना, साथ में न्यू चैलेंजेस को फेस किस तरह से करना है उसके लिए गाइडेंस मिलना, ठीक है। अब इसके ये तीन ही एरियाज में इसको डिवाइड किया गया है, एजुकेशनल नीड, वोकेशनल नीड एंड पर्सनल एंड सोशल नीड। एजुकेशनल में सारा हो गया आपका इसमें। अब अच्छा दोबारा इसको एक और बार रिवीजन ले लेते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। इसमें आपके कॉग्निटिव एज वेल एज स्कॉलास्टिक, को स्कॉलास्टिक सारे के सारे जो डेवलपमेंट है वो आ जाते हैं। इसमें जो है हम जो बेसिकली इसमें जॉन्स ने एक डेफिनेशन दी है, द असिस्टेंस, द हेल्प given to the pupils in their choice and adjustment with relation to the school करिकुलम, कोर्सेज एंड स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड जो भी बच्चा चूज करता है, जो भी हेल्प उसको गिवन दी जाती है दैट इज एजुकेशनल नीड। उसकी अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है कि एजुकेशनल नीड की क्या ज़रूरत है। देखो इसमें क्या होएगा, ताकि बच्चा कोर्स सेलेक्ट कर पाए, ताकि बच्चा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाए। जैसे अब आप लोग अगर मान लो कोई बच्चा 10th में होता है, 11th में आने वाला होता है, तो उसको स्ट्रीम सेलेक्शन करना होता है, सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, तो उसके लिए उसको गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है ताकि वो समझ पाए एक्चुअल में उसको आर्ट्स फील्ड में जाना है, कॉमर्स में जाना है या फिर साइंस फील्ड में जाना है। वो कैसे पता चलेगा, जब उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि बेटा आपके ना साइंस के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे, आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे, आप हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तो उससे उसको पता चलेगा कि उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, कि क्या उसके पोटेंशियल्स है, जिससे वो अपनी फील्ड को आसानी से चूज कर पाए। और ये होगा कैसे, वो खुद नहीं समझ पाएगा, हमें थोड़ी हेल्प उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसलिए एजुकेशनल जो गाइडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट चूज करने में बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद आता है इसमें हम जो है वेस्टेज को बहुत कम कर देते हैं, मिनिमाइज करते हैं अपने वेस्टेज को, समझ जाते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स और एम्स को ईजिली अचीव कर पाते हैं। साथ में डिफरेंट जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन भी थ्रू दिस गाइडेंस होता है। अगर हम बच्चे को एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं तो वो ईजिली चीज़ों को आगे बढ़ता जाता है, उसकी वेस्टेज भी कम होती है, ईजिली चूज भी कर पाता है और उसको स्ट्रेस अप भी कम होता है, कि ताकि वो जल्दी से जल्दी डेवलप
डेवलपमेंट कर पाए उस अपने पर्टिकुलर फील्ड में भी। ठीक है, एजुकेशनल एडजस्टमेंट में हेल्प करता है कि दूसरी फील्ड, वही हमने बात की थी, स्कूल करिकुलम, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सबके साथ एडजस्ट करने में हेल्प करता है। बच्चा अपनी एजुकेशन में बेस्ट दे पाए, वो भी कौन हेल्प करता है, एजुकेशनल जो हमारी इम्प्लीकेशन, एजुकेशनल नीड जो है, मीन्स एजुकेशनल गाइडेंस जो है, वही सब इसमें हेल्प करती है। बच्चे के अंदर गुड स्टडी हैबिट्स को डेवलप करना भी कब होता है, जब हम उस बच्चे को एक अच्छी प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस देते हैं। ठीक है ना। अब इसमें आप जब आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है एजुकेशनल नीड को समझाओ या एजुकेशनल डेवलपमेंट क्या होती है, एजुकेशनल गाइडेंस क्या होती है, तो इसमें आप यही सब पॉइंट लिखेंगे कि बच्चों को ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गई। मैं आपको एक बारी में क्लियर कर देती हूँ। गुड हैबिट्स डेवलप करने में, सब्जेक्ट चूज करने में, ताकि अपनी फील्ड में आगे बढ़ सके, वेस्टेज कम हो, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। देन आते हैं हम वोकेशनल। जब हम वोकेशनल की बात करते हैं तो बच्चा क्या करता है, अपनी करियर को चूज कर पाता है, किस प्रोफेशन में जाना है, किस वर्क में उसका मन लगता है, क्या काम वो अच्छे से कर पाता है, क्या उसके साथ एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं। अब वो बच्चे को वोकेशनल में भी हेल्प कौन कर सकती है कि अगर एक इंडिविजुअल, एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल बता पाए अपनी अपनी फील्ड के बारे में। ऐसा हम सोचते हैं ना, हम देखते हैं कि स्कूल में क्या होता है, हम डिफरेंट पर्सन्स को बुलाते हैं, कभी डॉक्टर्स को बुला लेते हैं, कभी लॉयर्स को बुला लेते हैं, ताकि बच्चों को रियल एग्जाम्पल दे सके कि एक्चुअली इनकी लाइफ में ये करते क्या है। इससे बच्चे का माइंड डेवलप होता है कि शायद मुझे डॉक्टर बनना है, शायद मुझे लॉयर बनना है, या शायद मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, क्या मुझे गेमर बनना है। मतलब कुछ भी है, वो पर्सन कब हो पाता है, जब उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। मीन्स वो करियर क्या चूज करे, किस लाइन में जाए, कौन से वर्क को करे, वो भी सब किसके थ्रू मिलता है, गाइडेंस के थ्रू। अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, अब मैं अपना केस ले लेती हूँ। मान लो मैं बैठी हूँ, मेरे को कभी कुछ पता ही नहीं है कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है अपनी लाइफ में, लेकिन एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन मुझे आके बोलता है कि मैंने आपको देखा है, जब आप एक अपना जो कंटेंट है वो दूसरों को समझाते हो, वो उनको अच्छे से समझ आ रहा है। तो मीन्स आपकी जो फील्ड है वो समझाने की फील्ड होनी चाहिए। इससे मेरे माइंड में क्या आया कि यार मैं क्या कर सकती हूँ, मैं टीचर बन सकती हूँ, या मेरा ये स्किल अच्छा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे को क्या मिल गई, एक वोकेशनल गाइडेंस मिल गई, जिससे मुझे अपना पाथ क्लियर हो गया, अपना करियर चूज करने में हेल्प मिल गई। तो ये हो गई हमारी वोकेशनल। इसमें अब इसकी नीड क्यों है, वोकेशनल क्यों देते, वही हमने जो डिस्कस किया। पहला तो हम डिफरेंट ऑक्यूपेशन के बारे में जान सके, चॉइस कर पाए उस ऑक्यूपेशन की, अपने इंडिविजुअल एज अ इंडिविजुअल अपने करियर की स्टार्ट कर सके, अपने करियर में आगे जा सके, और जो है डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में जानकर उसके अकॉर्डिंगली चूज कर पाए कि एक्चुअली हमारे लिए कौन सा जो ऑक्यूपेशन है वो बेस्ट है, या किस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं। साथ में हम सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस कर पाए, एडजस्ट कर पाए उस टास्क के साथ, उस वर्क के साथ, और वेस्टेज कम हो, मिस यूटिलाइजेशन ना हो, हम प्रॉपरली हर चीज को यूटिलाइज करते हुए चले। इसका फंक्शंस भी क्या होगा कि हम वर्क कर सके इजीली, अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस के अकॉर्डिंग हम उस करियर में आगे बढ़ सके। फिर आती है पर्सनल एंड सोशल गाइडेंस। बेसिकली ये किससे होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स को जानने में। हम लाइफ स्किल्स को कैसे सीखेंगे, मतलब हम किसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, कहाँ पे कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सब चीजें। अपनी पर्सनल सोशल जो भी कॉम्पिटेंसीज है कि हमें कैसे एक्चुअली रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या हमारी हैबिट्स होनी चाहिए, साथ में अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये सब किस में आता है, पर्सनल में। हमें दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी डेवलपमेंट कैसे होगी, किस फील्ड में मैं अच्छा हूं, कैसे मैं सही कर सकता हूं, क्या गलत चीजें हैं, क्या गलत चीजों को किस स्टेप से ठीक कर सकता हूं, ये सारी चीजें पर्सनल गाइडेंस में आती है। बेसिकली अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना, ये भी इसी में आता है। अपने लाइफ, अपने फ्यूचर में देखना, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ना, दैट इज ऑल अबाउट इन पर्सनल सोशल गाइडेंस। अब इसमें क्या होता है हमारा, इसमें और भी चीज़ें आ जाती है। अपनी सक्सेस, लाइफ में सक्सेस को हम इसमें रख सकते हैं। डिज़ायरेबल एटीट्यूड हम बना पाए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए, अपनी गुड सिटीजन बन पाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनल नीड्स में आती हैं। तो ये हो गया होगा आपको पूरा नीड ऑफ गाइडेंस, पूरा मतलब या एरियाज ऑफ गाइडेंस क्या क्या है वो क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंडिविजुअल और ग्रुप गाइडेंस टेक्निक्स। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप गाइडेंस टेक्निक्स की। सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप गाइडेंस। ग्रुप गाइडेंस नाम से ही पता चल रहा है, ग्रुप में जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्लास में बैठे कोई क्लास की कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है दैट इज ग्रुप गाइडेंस। मीन्स अ नंबर ऑफ स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है ताकि एक पर्टिकुलर टॉपिक को या पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, दैट इज ग्रुप गाइडेंस।
अब ग्रुप गाइडेंस क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसकी ज़रूरत क्या होती है? तो पहला तो एक प्रॉब्लम का इफेक्टिव सॉल्यूशन लाने के लिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वर्कर्स के अंदर, जो भी पर्सन्स है, जो भी ग्रुप है, उनके सभी मेंबर्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड लाने के लिए, ताकि वो दूसरे पीपल के व्यूज़ को भी एक्सेप्ट करे और उसके अकॉर्डिंग सोचे कि प्रॉब्लम एक्चुअली में सॉल्व होगी कैसे। उसके बाद आती है हम दूसरों को केयरफुली सुने, समझे कि एक्चुअली में उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका रिस्पेक्ट करके समझ के फिर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट आइडियाज़ को कलेक्ट करें, कलेक्ट करने के बाद उसे एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद हम उसे उस प्रॉब्लम सॉल्व करने में अप्लाई करें। तो इसीलिए ग्रुप गाइडेंस टेक्निक्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके कुछ यूजेज है, कुछ एडवांटेजेस है। पहली तो ये इकोनॉमिक होती है और एफिशिएंट होती है, मतलब टाइम भी इससे बच जाता है, इफेक्टिव भी होती है और साथ ही साथ इकोनॉमिक भी हो जाती है। मींस इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती, क्योंकि एक ग्रुप में सब लोग बैठे हैं, आपस में डिस्कस करें और साथ ही साथ डिस्कस करते करते गाइडेंस एक दूसरे को दे रहे हैं, एक दूसरे से गाइडेंस ले भी रहे हैं, मतलब हेल्प कर भी रहे हैं और हेल्प मिल भी रही है, साथ में प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। तो प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व होगी, डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे जिससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, टाइम एफिशिएंट हो जाती है इसी तरह से। और हमें एक डिफरेंट सा यूनिक सा एनवायरनमेंट मिलता है इसमें। और जो है हम क्या करते हैं, वेस्टेज कम करते हैं और इससे क्या होता है हमारी एनर्जी भी बच जाती है कि हम जो है इजीली एक सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं ग्रुप में डिस्कस करने के साथ साथ। उसके बाद हम स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को भी थ्रू ग्रुप गाइडेंस डेवलप कर सकते हैं, ताकि वो एक दूसरे को भी समझे, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करते हुए उसको भी अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर पाए। उसके बाद डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है डिफरेंट पीपल को, ताकि वो कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर बात करें। कॉमन प्रॉब्लम पे जब वो बात करेंगे तभी तो कॉमन प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकल पाएगा। इसीलिए ग्रुप गाइडेंस टेक्निक का यूज किया जाता है। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और वही हमारी हो गई हेल्प अदर्स एंड बीइंग हेल्प्ड, मींस खुद को हेल्प भी मिलती है, हम दूसरों को भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी ग्रुप गाइडेंस के अंदर। अब ग्रुप गाइडेंस की कुछ टेक्निक है, हम कैसे कैसे ग्रुप गाइडेंस कर सकते हैं। एक तो क्लास में टॉक करके, डिस्कशन करके, क्लास टॉक हो गई, डिस्कशन हो गया। उसके बाद हम कर सकते हैं रोल प्ले, हम कर सकते हैं, साथ में जो है करियर टॉक वगैरह हो सकते हैं, जैसे कि जिसमें एक इंडिविजुअल आता है, सबको बताता है, सब करियर प्लानिंग को देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो सबकी कॉमन प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कशन करना। उसके बाद रोल प्ले हो गया हमारा, करियर कॉन्फ्रेंसेस हो गई, इनफॉर्मल डिस्कशन हो गया, जिससे हम इनफॉर्मली बातचीत में ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाए। इससे गाइडेंस, मतलब मान लो सभी लोग हैं, अभी मान लो सभी जो वीडियो देख रहे हैं उन सबका डीएलएड का एग्जाम है। कॉमन प्रॉब्लम क्या है? डीएलएड का एग्जाम। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि ढंग से हम पढ़ पाए। और जब आपको आप सभी एक साथ बैठ के एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आपका सॉल्यूशन भी क्या होगा कि उस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो ये इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो दैट इज ऑल अबाउट ग्रुप गाइडेंस। ये आपको ग्रुप गाइडेंस मिल जाएगी कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। सभी की प्रॉब्लम क्या है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, आइडियाज क्या मिल जाएंगे उन्हें। मैं बोल कुछ रही हूँ पर सब अपने हिसाब से अपना अपना आइडिया चूज भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप गाइडेंस। अब इसी में आपका आता है एक इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल पर्सन की बात हो जाती है तभी हमारा वर्ड एक आ जाता है काउंसलिंग, क्योंकि ये टॉपिक पूरा रिलेटेड है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे काउंसलिंग। एक्चुअली काउंसलिंग होता क्या है। जैसे ही हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो इसमें वर्ड आता है इंडिविजुअल। अभी हम गाइडेंस की बात कर रहे थे, तो गाइडेंस में हम देख रहे थे कोई भी ट्रेन पर्सन हो या कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन हो जो लेस एक्सपीरियंस पर्सन को गाइडेंस दे सकता है। लेकिन काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता है। काउंसलिंग पार्ट होता है गाइडेंस का ही, लेकिन इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक काउंसलिंग सेशन होता है, गाइडेंस होती है। मतलब एक ट्रेंड, यहाँ पे एक पर्सन जो होता है जो गाइडेंस दे रहा है, मतलब ये भी एक तरीके की गाइडेंस है, लेकिन इसमें जो गाइडेंस दे रहा है वो एक ट्रेंड पर्सन होता है या प्रोफेशनल पर्सन होता है या बहुत एक्सपीरियंस्ड विद ट्रेनिंग पर्सन होता है, जिसके अंदर एक स्किल्स होती है जो दूसरों को क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। एक पर्सन होता है जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एक पर्सन होता है जो गाइडेंस लेता है। ये एक और एक 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, 1-to-1 गाइडेंस होती है। लेकिन गाइडेंस के पार्ट में जब हम बात कर रहे थे तो गाइडेंस में हम ग्रुप में भी दे सकते थे, 1-to-1 भी दे सकते थे, कैसे भी दे सकते थे। लेकिन काउंसलिंग की जब भी बात होगी तो इंडिविजुअल गाइडेंस जो होती है वो काउंसलिंग में आती है। अब काउंसलिंग में क्या होता है, एक पर्सन जो गाइडेंस दे रहा होता है दैट इज काउंसलर, दैट इज काउंसलर। लेकिन जो पर्सन गाइडेंस ले रहा होता है उसे बोलते हैं काउंसली।
ठीक है। अब ये हो गया काउंसलर और काउंसली। उसके बाद काउंसलर कौन हो गया? वो जो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो हेल्प प्रोवाइड करता है। काउंसली जिसको नीड होती है हेल्प की। तो मीन्स जो काउंसलर है वो काउंसली को काउंसलिंग करता है, गाइडेंस देता है डायरेक्टली 1 to 1। ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आप जो है उस पर्सन से पर्टिकुलर मिलते हो, उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हो, और जो काउंसलर होता है उस प्रॉब्लम को समझ के उस काउंसली की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मदद करता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, ब्रिंग डिजायरेबल मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट, मतलब कि जो भी इंप्रूवमेंट इस काउंसली को चाहिए वो काउंसलर जो है मदद करता है उसमें वो चेंजेस लाने की, चाहे वो एटीट्यूड हो, बिहेवियर हो, वीकनेस, स्ट्रेंथ हो, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, सब चीज़ों के बारे में। और जो भी इन दोनों के बीच की जो गाइडेंस का कन्वर्सेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है। एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनता है ताकि वो इजीली एक दूसरे के साथ कंफर्ट होकर अपनी प्रॉब्लम को काउंसली डिस्कस कर पाए और काउंसलर उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल पाए। तो ये सारी चीज़ें काउंसलिंग में आ जाती है। मीन्स यहाँ पर 1 to 1 इंटरेक्शन के साथ एक ट्रेनिंग, मतलब एक ट्रेन्ड पर्सन होना ज़रूरी है, और वो जो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा दैट शुड बी टू द पॉइंट, मतलब वो जो प्रोवाइड करने वाला है गाइडेंस वो क्या होनी चाहिए, काउंसली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और काउंसली और काउंसलर के बीच में एक ट्रस्ट का एक मतलब रिलेशनशिप होना डेवलप बहुत ज़रूरी है, और सारी चीज़ें जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग की। इसमें आता है ये एक प्रोसेस होता है काउंसलर और काउंसली के बीच में। हमने बात कर ली, काउंसलर होता है जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, काउंसली होता है जो गाइडेंस लेता है, मतलब जिसको हेल्प की ज़रूरत होती है, और जो काउंसलर होता है वो एक ट्रेन्ड पर्सन होता है। दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, साथ के साथ एक शेयरिंग होना ज़रूरी है ताकि वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ला पाए। उसके बाद जो काउंसलर है वो हेल्प करता है डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू काउंसली की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और वो उसको एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब जो टेक्निक्स की बात करते हैं, किस टेक्निक से काउंसलर काउंसली की हेल्प करता है। पहली होती है डायरेक्टिव, देन नॉन डायरेक्टिव, देन इलेक्टिव। ये 3 टेक्निक्स का यूज करके ही काउंसलिंग की जाती है। डायरेक्टिव में क्या होता है, काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच भी इसको कह देते हैं। इसमें जो भी काउंसलिंग हो रही होती है, जो भी गाइडेंस होती है, वो पूरा लीड कौन करता है, काउंसलर। और ये जो टेक्निक है ये किसने दी है, CF बर्डी, डोनाल्ड पैटरसन, काफ़ी सारे पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, E.G. विलियमसन। अगर आपको ये याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज आप नॉर्मल इसको पेपर में अटैम्प्ट करते हो तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क वाला, उसमें आ जाए कि बताइए नॉन डायरेक्टिव टेक्निक या डायरेक्टिव किसने दी है, तब आपको ये नेम याद होना चाहिए। तो इसलिए अब आप छोड़ के भी नहीं चल सकते, तो आपने याद भी करना है। तो अगर पूछ ले कि डायरेक्टिव टेक्निक किसने दी है, तो आप ये सारी टेक्निक जो है डेवलप की गई है डोनाल्ड पैटरसन, नेक्स्ट इसमें E.G. विलियमसन, उसके बाद CF बर्डी एंड E.G. विलियमसन। जो चीफ एक्सपोनेंट है, इसके चीफ एक्सपोनेंट आ जाएंगे आपके E.G. विलियमसन। ठीक है। इसमें काउंसलर सेंटर्ड में क्या होता है, पूरी जो भी काउंसलिंग होती है उसको लीड कौन करता है, हमेशा काउंसलर। काउंसलर का प्ले जो रोल है वो ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, काउंसलर। अब कैसे करता है, कैसे ये टेक्निक वर्क करती है। मान लो कोई एक काउंसली है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग वो काउंसली जो होता है वो कम एक्सपीरियंस्ड होता है और उसको नॉलेज कम होती है। तो जो काउंसलर है वो सारी चीज़ें खुद ही करता है, वो डाटा भी खुद ही कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज भी खुद ही करता है, अप्लाई भी खुद ही करता है और सॉल्यूशन भी खुद ही फाइंड करता है फॉर दैट काउंसली। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको काउंसलर सेंटर्ड कहा गया है। इसमें सारी चीज़ें जो चीज़ें करी जाती है, जो भी एनालिसिस है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करना, वो सभी चीज़ें किसके हाथों में हो जाती है, काउंसलर के। तो ये काउंसलर इसमें एक्टिव रोल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, काउंसलर इसमें एक्टिव रोल प्ले करता है, कलेक्ट भी डाटा वो खुद ही करता है, ऑर्गेनाइज भी खुद ही करता है। और सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, मेन फोकस क्या होता है इस काउंसलर का, काउंसली की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसी से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करके उस पर फोकस करता है। इसके स्टेप्स आ जाते हैं, इस टेक्निक में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। पहले तो डाटा कलेक्ट होगा, उसके बाद वो उसको एनालाइज करेगा कि इसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम एक्चुअली में है, उसको देखेगा, समझेगा, डायग्नोस करेगा। डायग्नोस करने के लिए फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करेगा कि हाँ भाई फ्यूचर में ये वाली जो टेक्निक है, मतलब ये वाला सॉल्यूशन जो है ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो उस सॉल्यूशन पे वर्क करता है, ट्राई करता है, उसी पे काउंसिल करता है और देन उस प्रोसेस को फॉलो करता है, देखता है, चेक करता रहता है कि ये वाली इस पर अप्लाई हो रही है या नहीं। इसी तरह से वो डायरेक्टिव में काउंसलर
काउंसलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देन आ जाता है नॉन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो किसके थ्रू एडवोकेट की गई है, कार्ल आर रोजर्स। ठीक है, इन्होंने ये टेक्निक दी है, आ जाए 1 नंबर में तो आप यहाँ पे टिक मारेंगे। उसके बाद ये नॉन डायरेक्टिव नाम से पता चल रहा है, नॉन डायरेक्टिव नहीं होती है, इसमें काउंसलिंग क्लाइंट सेंटर्ड, जो भी क्लाइंट होता है जिसको जो प्रॉब्लम होती है वही अपनी कॉन्वर्सेशन को, अपनी जो काउंसलिंग को वो लीड करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है ज्यादातर रोल प्ले करता है काउंसलिंग कैसे रोल प्ले करता है, मान लो जो काउंसलर होता है उसका वो स्टार्ट करता है कन्वर्सेशन को, वो क्या करता है उस काउंसलिंग को इस तरह से गाइड करता है कि काउंसलिंग खुद ही अपनी प्रॉब्लम बताता है, खुद ही सॉल्यूशन बताता है, खुद ही एनालाइज करता है, खुद ही सारी चीजें करती है। मतलब मेजर रोल प्ले कौन करता है, यहाँ पे क्लाइंट ही प्ले करता है। सिर्फ मेन काम काउंसलर का क्या करता है, वो गाइड कर देता है, वो उसको बताता है कि एक्चुअली में तुम्हें करना क्या है। वो खुद ही सारी चीजें कर रहा होता है, खुद ही बता रहा होता है, बट गाइड कौन कर रहा होता है, सिर्फ काउंसलर। बाकी जितने भी टास्क थे जो यहाँ पे काउंसलर कर रहा था वो यहाँ पे काउंसलिंग ही करता है। इसमें क्या होता है, और काउंसलर एनकरेज करता है काउंसलिंग को कि वो कॉन्वर्सेशन को लीड करे और वो अपनी सारी चीज़ों को खुद ही बताए और एनालाइज भी करता चले, अपनी वीकनेसेस स्ट्रेंथ को भी जानता चले। इसमें काउंसलिंग मेजर रोल प्ले करता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नेक्स्ट जो है काउंसलिंग कन्वर्सेशन को लीड करता है। काउंसलिंग जो काउंसलर है वो पैसिव होता है, यहाँ पे काउंसलर क्या होता है, यहाँ पे पैसिव होता है। उसके बाद जो काउंसलर होता है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन भी कर देता है कभी कभी चीज़ों को, और वो क्लाइंट को इस तरह से प्रिपेयर करता है कि जो क्लाइंट है, जो काउंसली है, वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही फाइंड कर ले। ठीक है ना, यहाँ पे इसका जो काम होता है काउंसलर का वो कम होता है और काउंसली का काम बहुत ज़्यादा होता है, काउंसली को ही सारी चीज़ें करनी होती है। ये टेक्निक में कुछ लिमिटेशंस जब आ जाती है, अच्छा पहले तो एडवांटेजेस की हो गए कि ये क्लाइंट सेंटर्ड होती है, क्लाइंट अपनी पोटेंशियलिटीज़ को खुद जान पाता है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को डेवलप करता है और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ये ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप वो डेवलप कर लेता है इजीली, उसके साथ कंफर्ट लेवल बना लेता है। प्रॉब्लम क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत लंबा चलता है क्योंकि अब काउंसलिंग खुद ही कर रहा है सब चीज़ें, तो काउंसलर को टाइम देना पड़ता है कि वो ईजिली इतना कंफर्टेबल हो सके, अपनी चीज़ों को खुद जान पाए। उसके बाद काउंसलर जो है, अगर काउंसलर इमेच्योर है तो भी ये काउंसलिंग इजीली वर्क नहीं कर पाएगी, तो मीन्स एक प्रोफेशनल काउंसलर की ज़रूरत होगी इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए। फिर आती है हमारी इलेक्टिव टेक्निक, ये जो है डेवलप्ड, मतलब चीफ एक्सपोनेंट कौन है इनके, थॉर्न, THORNE, थॉर्न। अब इन्होंने क्या किया, इस टेक्निक में दोनों का मिक्सचर आ जाता है, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव। मतलब पहले जो है स्टार्टिंग कौन करता है काउंसलिंग की, काउंसलर करता है, धीरे 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 वो किसके हाथों में चली जाती है, काउंसलिंग के हाथों में। मतलब गाइडेंस शुरू किससे होती है, काउंसलर से, लेकिन खत्म किस पे होती है, काउंसलिंग पे। काउंसलिंग खुद समझने लग जाता है एट द एंड कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी कैसे। तो ये इसमें दोनों का मिक्सचर आ जाता है इस टेक्निक में, और ये अपनी प्रॉब्लम्स को समझता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है कि कौन सी टेक्निक का यूज किया जाए। अगर एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसको एक्चुअली में कुछ भी नहीं पता है, लीड कौन करेगा, काउंसलर। काउंसलिंग इतना मतलब इनफ मैच्योर है कि वो अपनी चीज़ों को बता भी पा रहा है, कर भी पा रहा है, पर उसको गाइडेंस नहीं मिल रही, तब काउंसलिंग सेंटर्ड का करेंगे। और जब दोनों का मिक्सचर है कि कहीं पे काउंसलर की जरूरत होती है, कहीं पे काउंसलिंग, तो हम इलेक्टिव टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात कर ले, अच्छा इसमें ध्यान से रखो, काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में 3 अप्रोचेस का यूज़ होता है हमेशा तीनों टेक्निक में। एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग होनी चाहिए, ट्रस्ट की फीलिंग होनी चाहिए, और एक दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बात ही कर ली थी, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। उसके बाद इलेक्टिव टेक्निक का फायदा क्या होता है, पहला तो काउंसलर काउंसली एक्टिव रहते हैं, दोनों ही एक्टिव रहेंगे। यहाँ पे काउंसलर एक्टिव था, यहाँ पे काउंसली एक्टिव था, यहाँ पे दोनों ही एक्टिव रहेंगे क्योंकि दोनों मिलकर काम को कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कि कोई भी जो भी टेक्निक है वो यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर काउंसलर लीड कर रहा है तो भी चलेगा, और अगर काउंसलिंग लीड कर रहा है तब भी चलेगा। मीन्स दोनों का मिक्सचर चल रहा होता है। सारे डायमेंशनल्स को फोकस करता है। डायमेंशनल एरिया कौन से होते हैं हमारे वही वाले, एक तो वोकेशनल हो गया, एजुकेशनल हो गया और पर्सनल, तीनों एरिया को कवर कर लेती है ये काउंसलिंग। फ्लेक्सिबल होती है और डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये सारा हो गया इसकी टेक्निक्स के बारे में। अब ये तो हो गई दोनों की इंडिविजुअल पे बात की, इंडिविजुअल कैसे होती है, ग्रुप कैसे होती है, गाइडेंस और काउंसलिंग होता क्या है, सारी चीजें हमने पढ़ ली। लेकिन इस
इस यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गाइडेंस और काउंसलिंग में मेन डिफरेंस है क्या। तो अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, हर एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडेंस। मैंने जब डिस्कस किया था बहुत सारी चीजें हमें समझ भी आ गई होगी, तो उसी से शुरू करते हैं। तो गाइडेंस जो है वो ब्रॉडर एरिया होता है, गाइडेंस का एरिया ब्रॉडर होता है। मतलब अगर ये गाइडेंस है तो गाइडेंस के अंदर ही पार्ट आता है काउंसलिंग। बस फर्क क्या हुआ कि जो गाइडेंस है वो हम किसी को भी कभी भी कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग में भी क्या होता है, एक गाइडेंस ही प्रोवाइड की जाती है, बट एक इंडिविजुअल, ट्रेन इंडिविजुअल के थ्रू एक लेस ट्रेन इंडिविजुअल को गाइडेंस दी जाती है। ये ब्रॉडर होता है, ये स्पेसिफाइड होता है। उसके बाद बात करते हैं गाइडेंस जो है वो कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को दे सकता है, बेसिकली जिसको उस फील्ड की नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे केवीएस की नॉलेज है, मुझे डीएलएड की नॉलेज है, तो मैं वो नॉलेज आपको दे पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस कर लिया है, तभी मैं आपको दे पा रही हूँ। तो मीन्स एक ट्रेंड पर्सन हो गया, एक्सपीरियंस पर्सन हो गया थोड़ा सा भी, तो वो गाइडेंस दे सकता है। लेकिन काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता। काउंसलिंग में हमें क्या करना पड़ता है, पर्सन जो भी काउंसिल कर रहा है, काउंसली को, जो भी क्लाइंट है उसको, वो ट्रेंड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसे कोई भी किसी को नहीं काउंसिल नहीं कर सकता, गाइडेंस कोई भी किसी को प्रोवाइड कर सकता है। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होना चाहिए जिसके पास स्किल्स हो। तो ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो गाइडेंस में पर्सनली कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं यूट्यूब पे जब आपसे बात करती हूँ, आपको बताती हूँ कि आप ये कर लो, ये पढ़ लो, ऐसे कर लो, तो ये हो गया एक गाइडेंस, मैंने आपको गाइड कर दिया। अब हम पर्सनली तो कनेक्ट नहीं है, मैं इंडिविजुअली आपको नहीं जानती हूँ, एक पर्सनल रिलेशन नहीं है कोई, तो इसी तरह से ये क्या हो गया है, गाइडेंस। लेकिन जब हम पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, पर्सनली कनेक्ट होते हैं, एक ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप बनता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, तभी जो है वो काउंसलिंग होती है। मीन्स 1 to 1 और हाई रेपोर्ट होनी चाहिए काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में, एक रिलेशनशिप डेवलप होनी चाहिए, ट्रस्ट जरूर होना चाहिए। अब ट्रस्ट तो गाइडेंस में भी चाहिए, गाइडेंस अब आप किसी से भी नहीं लोगे, लेकिन यहाँ पर ये बात हो जाती है पर्सनली कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पर्सनली फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है काउंसलिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। गाइडेंस जो है बेसिकली उन प्रॉब्लम से डील करता है जो कि सीवियर नेचर की नहीं होती है, मतलब बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम पे बात कर लेता है, बहुत सीवियर पे बात नहीं करता। अब मान लो केवीएस की क्या कट ऑफ जाएगी या सीटेट का रिजल्ट क्या रहेगा, ये सब बातें जो रहती है ये बहुत सीवियर उस पर नहीं जाती है, क्योंकि अभी आप सिर्फ इस पॉइंट पे आप गाइड कर रहे हो। लेकिन जब हम बात करते हैं काउंसलिंग की, तो किसी की पर्सनल प्रॉब्लम जब आ जाती है, इमोशन से रिलेटेड मान लो, इंडिविजुअल के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो, तब हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। इसमें इमोशनल, एडजस्टमेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे डील करते हैं काउंसलिंग के अंदर। देन गाइडेंस के नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, गाइडेंस हम इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। मान लो मेरी वीडियो एक पर्सन देख रहा है तो इंडिविजुअल गाइडेंस मिल गई, और सभी को इकट्ठे दे रहे हैं तो ग्रुप गाइडेंस मिल गई। तो ग्रुप में भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग हमेशा क्या होती है, इंडिविजुअल होती है, 1 to 1 इंटरेक्शन के साथ होती है, इंडिविजुअल बेसिस पे होती है। गाइडेंस किसी के भी थ्रू हो सकते हैं, टीवी, फोन, नॉर्मल बात करके, डिस्कशन के थ्रू। अभी भी क्या हो रही है, गाइडेंस हो रही है, आप वीडियोज में देखते हो तो ये गाइडेंस होती है। बट काउंसलिंग में क्या होता है, पर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शन की बहुत जरूरत होती है, पर्सनली एक्सप्रेशन देख के बात करके इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, 1 to 1 होता है। उसके बाद करते हैं गाइडेंस ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं होती, मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बता दिया, गाइडेंस हो गई। लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है, एक काउंसलर और काउंसली के बीच में ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनता है। तो ये मेन था दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड के बारे में। जो बच्चे का एक रिकॉर्ड है वो स्कूल में बेसिकली बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जानने के लिए कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पैटर्न को जानने के लिए स्कूल में रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। बेसिकली 2 टाइप्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, क्यूमुलेटिव और एनेक्डोटल। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की बात करते हैं, हर स्कूल इसको मेंटेन करता है। इसमें बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी के सारे रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। इसमें स्कोलेस्टिक, पर्सनल डाटा, फैमिली डाटा, सब कुछ बच्चे के इंक्लूड किया जाता है, जिससे बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है। मीन्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट पर्सनैलिटी इस वाले रिकॉर्ड में लिखी जाती है, सारी मेंटेन की जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि टाइम टू टाइम अपडेट फॉर्म में उसको लिखा जाता है, उसको
मेंटेन किया जाता है ताकि बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में सब कुछ उस रिपोर्ट से पता चल सके कि बच्चा कहाँ पे अभी इस टाइम पे किस लेवल पे वो स्टैंड कर रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, किस इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आती है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बेसिकली बच्चे के किसी लाइफ इवेंट से रिलेटेड होते हैं। कोई भी इवेंट जो उसकी लाइफ में घटित हुआ है उसी के बारे में ये रिकॉर्ड होता है। बेसिकली बच्चे का जो बिहेवियर चेंज होता है उस पैटर्न को जानने के लिए हमारे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला तो ये जो है बच्चे के परमानेंट रिकॉर्ड होता है किसी भी स्टूडेंट का, उसके बिहेवियर का या फिर उसके स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक वेज का, सभी का एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। बच्चे के बारे में एक क्लेरिफाइड पिक्चर प्रोवाइड करता है कि बच्चे का स्कॉलास्टिक बैकग्राउंड कैसा चल रहा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो एकेडमिक्स में कैसा है और बाकी अदर चीज़ें जो कि उसकी पर्सनैलिटी को शो करती है। उसके बाद ये कॉन्टिन्यूस होता है, अप टू डेट होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब बच्चे की डे टू डे जो प्रोग्रेस होती जा रही है वो सब हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है बच्चे की स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक दोनों ही वेज में हम सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और इसको हम वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। अब इसके वेरियस सोर्सेज लिख लीजिए, मतलब कहाँ से हम इसको कलेक्ट करते हैं। पहला तो या तो हम पेरेंट्स से, बच्चे के पेरेंट्स से जानेंगे, पूछेंगे उसके बारे में और रिकॉर्ड करेंगे। देन उसके टीचर से पता करेंगे कि बच्चे को कितना क्या नीड है, क्या डिफ़िकल्टीज़ है, सब ग्रोथ एंड पैटर्न के बारे में बात करेंगे और फ्रेंड्स और नेबर से भी इसके बारे में डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो डिफरेंट सोर्सेज से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। देन आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर किस किस टाइप का डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। पहला पर्सनल डाटा, बच्चे की सारी पर्सनल डिटेल्स, उसका नेम क्या, उसके फादर नेम है, मदर नेम है, बच्चे का एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारी चीज़ें पर्सनल डाटा में आती है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में ही नेक्स्ट बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली के बारे में जाना जाता है कि किस टाइप की फैमिली है, न्यूक्लियर है, फादर मदर दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आती है। बच्चे का फादर के साथ रिलेशनशिप, सारे जो रिलेशंस है अदर, वो सब चीज़ें फैमिली बैकग्राउंड में आती है। उसके बाद बच्चे की स्कॉलास्टिक अचीवमेंट, बच्चे ने क्या क्या स्कॉलास्टिकली अचीव किया है, कोई पोजीशन होल्ड की है, कैसे कैसे मार्क्स आते हैं, क्या उसका प्रीवियस पूरा स्कॉलास्टिक बैकग्राउंड रहा है, आगे कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, सारी चीज़ें। उसके बाद आती है बच्चे का हेल्थ डाटा। हेल्थ डेटा में हम क्या लिखते हैं, बच्चे की हाइट, वेट, जो भी उसकी हेल्थ से रिलेटेड सारी बातें उसमें रिकॉर्ड की जाती है। फिर आता है बच्चे के पर्सनैलिटी से रिलेटेड कि बच्चा जो है इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है, या जो भी उसको एम्बीवर्ट है और या फिर अग्रेसिव नेचर है, उसके नेचर के बारे में सारा बिहेवियर पैटर्न, पर्सनैलिटी सब कुछ इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद बच्चे की एजुकेशनल या फिर हम बोल सकते हैं वोकेशनल जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखी जाती है कि बच्चों को कैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, सारी रिकॉर्ड हम इस वाले रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एक तो ये हमें जो है सिस्टमैटिक वे में प्रोवाइड करता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। जैसे कि बच्चे के पहले सारा हमने बच्चे के बारे में जाना, फिर उसकी फैमिली के बारे में जाना, फिर उसके स्कॉलास्टिक वे में जाना, फिर उसके हेल्थ के बारे में जाना, तो सारा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा मिलता है। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का ये पहला एडवांटेज बोल सकते हो, इंपॉर्टेंस बोल सकते हो। फिर हम जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं उनके बारे में जान पाते हैं कि किस बच्चे को कहाँ पे लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है, तो सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। साथ ही में बच्चा दूसरों बच्चों के साथ घुल मिल सके, उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके, ये सब चीज़ें जान सकते हैं। स्पेशल नीड के बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को कर सकते हैं। बच्चे जो है बच्चे के अंदर स्पेशल क्या कैपेबिलिटीज़ है उसको जानने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के बारे में। अब एनेक्डोटल हमने समझ ही लिया कि बिहेवियर पैटर्न को जानने के लिए बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर इवेंट में हम इसको बच्चे को समझते हैं और देखते हैं और पता करते हैं कि बेसिकली ये बिहेवियर चेंज हुआ क्यों है, ठीक है ना। तो इसके जो फायदे, अच्छा एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं और जो एनेक्डोटल होता है बेसिकली किसी इवेंट पे रिलेटेड होते हैं, तो ये पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं। जब भी आप किसी बच्चे के बारे में लिख रहे हो तो ये पास्ट टेंस की फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद रिटन होते हैं और बेसिकली किसी स्टूडेंट के किसी लाइफ के इंसिडेंट से रिलेटेड होता है। उसके बाद इसके यूजेस क्या है बच्चे के बारे में, उसके
उसके बिहेवियर चेंज के बारे में बताता है, चाइल्ड के एटीट्यूड के बारे में हमें पता चलता है, इसकी वजह से बच्चे के अंदर एग्रेशन की प्रॉब्लम क्यों आई है, ट्रुएंसी क्यों है, बच्चा बंक क्यों कर रहा है, या जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी डे टू डे लाइफ में बच्चे के पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं उसको देखने में वो मदद करता है हमें एनेक्डोटल। जब हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड को रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें बच्चे के जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। उसके बाद जो है बच्चे के चाइल्ड बिहेवियर के बारे में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स से डिस्कस करने में हेल्प करता है, पेरेंट्स से उसके बारे में जानने में हेल्प मिलती है। तो ये सब हो गया। फिर इसमें लिखा हुआ है एनेक्डोटल रिकॉर्ड को लिखते कैसे, मैंने बता दिया था पास्ट टेंस फॉर्म में इसको लिखते हैं, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। बेसिकली हम अलग अलग सोर्स से डेटा को कलेक्ट करते हैं या बच्चे को ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्व्ड पैटर्न होता है, बेसिकली ऑब्जर्व्ड बिहेवियर होता है, बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, उसके पैटर्न बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। कॉन्फिडेंशियल रहता है, किसी के साथ भी ऐसे शेयर नहीं करा जाता है। और बेसिकली टीचर को उसके जो भी बिहेवियर है उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, बेसिकली उसको हैंडल कॉन्फिडेंशली करना चाहिए। उसके बाद इसमें हम पहले लिखते हैं कि किस स्कूल में बच्चे का वो जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है कहाँ से हमने ऑब्जर्व किया, कौन सी क्लास का बच्चा है, कौन सा डेट है, किसने किया है, ठीक है ना, क्या क्या प्रॉब्लम है, उस किससे रिलेटेड है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई एक बच्चा है राम, अब राम के बारे में हमने लिखा, पहले प्यूपिल का नेम राम के बारे में है, कोई टीचर है, मान लो मैथ्स वाली टीचर ने उसका जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है अपनी क्लास में उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके बनाया है, तो फिर हम लिखेंगे किसने, ऑब्जर्वर कौन है, मैथ्स टीचर। उसके बाद कौन सी क्लास का बच्चा है, थर्ड फोर्थ जो भी क्लास का बच्चा है वो लिखेंगे। देन उसकी सारी डिटेल तो टीचर बताएगी जब मैं क्लास में आई मैंने देखा कि सारे बच्चे जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बट राम जो है अपना कुछ ड्राइंग बुक में लगा हुआ था, या जो भी प्रॉब्लम उसने फेस की वो लिखेंगे। और फिर सारा रिकॉर्ड पूरा पास्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि टीचर बाद में इस चीज को डिस्क्राइब कर रही है, राइट कर रही है, पहले उसने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये हो गया कंप्लीट स्टूडेंट रिकॉर्ड का पूरा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसा बिहेवियर जो कि खुद को भी हार्म करता है और अदर्स को भी हार्म करता है। अग्रेशन को अगर हम वन लाइन में बात करें तो ये ऐसा रेंज ऑफ बिहेवियर होता है जो किसी को फिजिकली एज वेल एज मेंटली खुद को या दूसरों को हार्म करना ही इसका मतलब होता है। अग्रेशन का मतलब हो जाता है गुस्सा। अब हम जब किसी के साथ बिल्कुल अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो जब एग्रेशन की बात आ जाती है तो एग्रेशन सब में थोड़ा थोड़ा होता ही है, सब लोग किसी ना किसी बात पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बट एग्रेशन सिर्फ गुस्सा होना ही नहीं होता, एग्रेशन की वजह से आप खुद को तो हार्म कर ही रहे हैं, दूसरों को भी हार्म करते हैं। ये आपको फिजिकली नहीं दिखता है कि हार्म हो रहा है कुछ, बट स्टिल एक से दूसरे के मेंटल जो कनेक्शंस है, इंट्रैक्शन है, वो अच्छा नहीं होता, मतलब धीरे धीरे वो खराब होती रहती है चीज़ें। तो फिजिकली मेंटली जो रिलेशनशिप्स है वो भी इसकी वजह से खराब होते हैं। तो अग्रेशन एक कंडीशन होती है, एक रेंज ऑफ बिहेवियर होती है बेसिकली जो हमको ही हार्म करती है। अब इसके कुछ जो है अब आपको कैसे पता चलेगा कि अग्रेशन मतलब किसी में दिखाई दे रहा है, कुछ एक्टिविटीज जो है जिसे पता चलता है कि सामने वाले के अंदर अग्रेशन है, गुस्सा है, क्रोध भरा हुआ है। तो ये है जैसे कि हिटिंग, किसी को वो हिट कर रहा है, बाइट कर रहा है, या फिर पुश कर रहा है, फाइट कर रहा है, किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहा है तो भी एग्रेशन शो हो रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, डिसओबे कर रहा है, किसी की बात को ढंग से मान नहीं रहा है, थ्रेट कर रहा है, किसी को डराने की कोशिश कर रहा है, चिल्लाता है, स्क्रीम करता है, शाउट करता है, तब भी एग्रेशन पता चलता है कि सामने वाले के अंदर ये सब एक्टिविटीज से पता चलता है। बुलिंग कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, या फिर ऐसा बिहेवियर है जो दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, तो एंटी सोशल बिहेवियर परफॉर्म करता है। तो ये सब जब एक्टिविटीज बच्चा परफॉर्म करता है तो इसे पता चलता है कि बच्चे के अंदर अग्रेशन है। अब अग्रेशन जो है उसके रीजन क्या है, क्या कॉजेज है, क्यों एग्रेशन होता है। या तो पहला तो ये हो सकता है कि पुअर पेरेंटिंग स्टाइल, कि जो पेरेंट्स है उसका रिलेशनशिप बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, तो बच्चा जो है धीरे धीरे अग्रेसिव होता जा रहा है। स्ट्रेस, बच्चे को किसी चीज़ का स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, या फिर एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, क्लासरूम एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है बच्चे से प्रॉपर चीज़ें हैंडल नहीं होती है, इस वजह से उसके अंदर एग्रेशन आ जाता है। पीयर प्रेशर की वजह से बच्चे के अंदर एग्रेशन आ सकता है। अगर बच्चा बीमार है,
कॉन्टिन्यूस बीमार चल रहा है, इलनेस है, तो भी बच्चे के अंदर एग्रेशन हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, अगर बच्चा जो है उसका गोल पूरा नहीं हो रहा तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन जब भर जाती है, इस वजह से भी क्या होता है, एग्रेशन की सिचुएशन अराइज हो जाती है। या फिर बच्चा सब्सटेंस अब्यूज करे, सब्सटेंस अब्यूज मतलब कुछ ड्रग्स वगैरह ले लिया, अल्कोहल ले लिया, या आगे हम सब्सटेंस अब्यूज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऐसी चीज़ों में जब बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है तब भी जो है उसके अंदर एग्रेशन आ जाता है। या फिर जब वो मास मीडिया में वायलेंट या एग्रेसिव कंटेंट को देखता है, समझता है, उसको अपने अंदर लेकर आता है, तब भी बच्चा एग्रेसिव होता चला जाता है। मतलब दूसरों को देखकर जब चीज़ें हम अडेप्ट कर लेते हैं उस वजह से भी हमारे अंदर एग्रेशन आ जाता है। और वही कोई अटेंशन डेफिसिट, बच्चा अटेंशन प्रॉपर्ली नहीं दे पा रहा है चीज़ों पे, उसका फोकस, उसकी प्रॉब्लम ढंग से सॉल्व नहीं हो पा रही है, टेंशन जो है, स्ट्रेस होता जा रहा है, तो इन सब वजह से भी एग्रेशन हो सकता है। अब अगर बच्चे को एग्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो अग्रेसिव हो रहा है, तो उससे इफेक्ट क्या होगा? मेन सबसे पहला इफेक्ट तो ये होगा, सोशल विड्रॉल करने लग जाएगा बच्चा। सोशल विड्रॉल का मतलब वो जो है सोशली दूसरों से कनेक्ट करने से हिचकिचाएगा, दूर भागेगा, मतलब वो दूसरों से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ना पीयर से, ना फैमिली से, ना अदर पीपल से, मतलब उसका इंटरेक्शन जो है कम होता जाएगा। दूसरा जो है वो थिंकिंग, मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में ज़्यादा कैपेबल नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत गुस्से से भरा हुआ है, तो उसको ये हो ही नहीं पा रहा कि वो चीज़ों को मैनेज कर पाए, ऑर्गेनाइज, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज चीज़ों को प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, मैनेज नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी पुअर हो जाएंगी, ठीक है। वो जो है अपना पुअर, उसके रिलेशनशिप जो है फैमिलीज वगैरह के साथ पुअर होते जाएंगे, इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ में वो जा सकता है, बच्चा अल्कोहल लेना शुरू कर दे, ड्रग्स लेना शुरू कर दे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। बच्चा खुद को सेल्फ हार्म पहुंचाए, गुस्से में क्या होता है कि हम कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें कर देते हैं, तो बच्चा सेल्फ हार्म भी कर सकता है, कभी कभी सुसाइडल तक बातें आ जाती है, सुसाइड भी कर सकता है अग्रेशन के मारे, ठीक है ना। उसके बाद डिप्रेशन में बच्चा जा सकता है। तो ये सारे इसके इफेक्ट होंगे। तो इसको, ये सब चीज़ें ना हो, उससे बचाने के लिए कुछ उपाय होंगे, कुछ प्रिकॉशंस होंगे, कुछ डीलिंग्स होगी जो एग्रेसिव बिहेवियर से डील करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला तो फिजिकल पनिशमेंट बच्चे को नहीं देनी है। अगर मान लो बच्चे ने कोई डिसऑबे चीज़ कर दी है और आपको दिख रहा है कि बच्चा एग्रेसिव है, तो बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट ना दे के उसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट के तरह से हमें समझाना पड़ेगा, अच्छे से उसको प्रॉपरली मैनेज करनी पड़ेगी वो चीज़ों को। पेरेंटिंग स्टाइल इफेक्टिव करना पड़ेगा ताकि जो है बच्चे को लव, केयर एंड प्रोटेक्शन मिले, सिक्योरिटी मिले, जिससे बच्चा का बिहेवियर ठीक होता जाए। एक्सरसाइज, मेडिटेटिव एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। एक्सरसाइज ऐसी करवानी पड़ेगी जिससे वो अपने स्ट्रेस को रिलीज कर पाए, उसका जो एग्रेशन है वो कम हो जाए। साथ ही बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि बच्चा जो है उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो और अग्रेशन से उसका ध्यान हटता जाए, ठीक है ना। अच्छा सा पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए। एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स बच्चों को सिखानी पड़ेगी, टीच करना पड़ेगा उसको, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिससे वो अग्रेशन से दूर होता चला जाए। सोशल जो इंट्रैक्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो सोशली कनेक्ट हो और जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसका धीरे धीरे कम होता जाए। तो इन सब टेक्निक से हम एग्रेशन को जो है रिड्यूस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बुलिंग। बुलिंग के बारे में आप सभी ने सुना होगा, परेशान करना। आप परेशान कैसे कर सकते हैं? किसी को वर्बली परेशान करना, बैड लैंग्वेजेस का यूज़ करना, फिजिकली परेशान करना, तो ये सब आ जाता है बुलिंग में। आप देखते हो कि पहले तो रैगिंग वगैरह होती थी, वो भी एक बुलिंग का ही टाइप था। जब हम किसी को परेशान कर रहे हैं बोलकर या टीज कर, तो दैट इज़ ऑल अबाउट बुलिंग। अब रैगिंग वगैरह तो कॉलेजेस वगैरह में बैन हो चुकी है, बट स्टिल अगर कोई भी किसी को किसी भी वे में परेशान करता है, दैट इज इंक्लूडेड इन बुलिंग, ठीक है। तो अगर हम बुलिंग की बात करें तो बुलिंग एक अनवांटेड अग्रेसिव बिहेवियर होता है जो दूसरों को हार्म करता है। इसमें हम किसी को वर्बली परेशान कर रहे हैं, फिजिकली, मेंटली परेशान कर रहे हैं, तो ये सब बुलिंग होता है। और बुलिंग इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इट इज़ वेरी बैड प्रैक्टिस। बुलिंग हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बुलिंग की जाती है, बुलिंग होती है लोगों के साथ, तो ना बुली करनी चाहिए, ना बुली को सहना चाहिए। कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो ये बहुत बैड हैबिट होती है। तो अब इस बैड हैबिट में टाइप्स ऑफ बुलिंग की बात अगर हम बात कर ले तो बुलिंग किस किस टाइप से की जा सकती है। अच्छा, बुलिंग की एक सीधी सी मीनिंग वन लाइन में समझ लो, अगर पेपर में आ जाता है तो आप लिख सकते हैं, बुलिंग इज ऑल्सो डिफाइंड, बुलिंग इज डिफाइंड एज द रिपीटेड वर्बल,
फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल बिहेवियर दैट इज हार्मफुल, जो कि हार्मफुल होता है, जिसमें एक पर्सन अपनी पावर्स का मिसयूज करके दूसरे पर्सन को परेशान करता है। ठीक है, अब इसमें पहला आता है वर्बल बुलिंग। वर्बल बुलिंग में क्या होता है, वर्बली हम किसी को बोलकर परेशान कर रहे हैं, जैसे कि टीज कर रहे हैं, टोंट कर रहे हैं, अलग अलग नाम से किसी को परेशान कर रहे हैं, जैसे हम किसी को मोटू, छोटू ऐसे भी बोल देते हैं, तो ये भी एक तरीके की बुलिंग होती है। भले ही वो बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट मे बी ऐसा होता है, कुछ बच्चे बोलते नहीं है, उनको फिजिकली मतलब मेंटली उस चीज़ से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो नेम टीजिंग करना, किसी को थ्रेटन करना, डराना, धमकाना, ये सब वर्बल में आता है। फिर आती है आपकी एक सोशल बुलिंग। सोशल बुलिंग में क्या होता है कि दूसरों को क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत गंदा सा लड़का है, इससे बात मत करियो, एक दूसरे को भड़काते हैं और दूसरों के थ्रू टीज करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं और एक दूसरे के लिए अलग अलग बातें दूसरों को बोलते हैं, जिससे उसका सोशल ग्रुप खराब होता है। तो सोशल बुलिंग हो जाती है, ताकि दूसरे बच्चे करते थे ना स्कूल टाइम पे कि यार ये ना मेरा दोस्त नहीं है, ये गंदा है, इससे बात मत करियो। तो इस टाइप की चीज़ें जब हम करने लग जाते हैं, ये हो जाती है सोशल बुलिंग। देन आती है फिजिकल बुलिंग, किसी को मारना, फाइट करना, किक करना, स्लैप करना, ये सब आ जाती है आपकी फिजिकल बुलिंग में। तो ये 3 टाइप्स की बुलिंग होती है। हमें कोई भी टाइप की बुलिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे मजाक में कर रहे हो, चाहे आप रियल में कर रहे हो, तो बुलिंग नहीं करनी चाहिए। इससे शायद सामने वाले को, आपको तो वो मजाक लग रहा है, ग्रुप में आप बैठे हो, वो भी हंस रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि उसको जो है उस चीज़ से एक मेंटली हार्म पहुंच जाए और वो डिप्रेशन में चला जाए, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो बुलिंग हमें नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं कॉजेज ऑफ बुलिंग। बुलिंग के कॉजेज क्या होते हैं? एक तो पुअर पेरेंटल रिलेशनशिप होता है, तो बच्चा बुलिंग में चला जाता है, वो परेशान करने चला जाता है। सुपरविजन नहीं होता अडल्ट का, अगर एक अडल्ट अपने बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे रहा, तो बच्चा किसी भी गलत संगत में पड़ सकता है, तो उससे भी वो बुलिंग वाली चीज़ों में जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद जो होता है एग्रेसिव पर्सनैलिटी की वजह से हम कर सकते हैं ऐसा, जेलस की वजह से, हम किसी से जेलस है, फ्रस्ट्रेटेड है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की वजह से, या फिर हमारा कोई अटेंशन नहीं है, हम फिजिकली किसी से बात नहीं करना, प्रैक्टिकली किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहते, तब भी हम बुलिंग कर सकते हैं। तो ये रीजंस हो जाएंगे। अब इफेक्ट ऑफ बुलिंग क्या होगा? देखो, अगर होगा आप किसी को बुली करो, परेशान करें, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। सबसे पहले तो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वो ढंग से सो नहीं पाएगा, तो उसको स्लीप डिसऑर्डर होने शुरू हो जाएंगे, मतलब उसका नींद उसको ढंग से नहीं आएगी। डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, थकान हो सकती है, पूरी टेंशन वाला माहौल हो सकता है उसके लिए। उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रॉपरली नहीं बन पाएगा स्टडीज़ में, उसका जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो भी गिर जाएगा, और साथ में उसको वेरियस स्कूल प्रॉब्लम्स या अदर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगा। वो इंटरेक्ट भी नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब बुलिंग को स्टॉप करने के लिए क्या क्या चीज़ें, वेज क्या अपना सकते हैं हम? पहला तो बच्चों को टाइम देना चाहिए, एक एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करना चाहिए, एक गुड एग्जाम्पल की तरह हमें आना चाहिए सामने, हमें आइडियल बनना चाहिए, और सबको जो है प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए। अब बच्चों के अंदर प्रॉपर वैल्यूज़ को डेवलप करना पड़ेगा, और उन्हें बुलिंग के बारे में बताना पड़ेगा कि बुलिंग गलत चीज़ है, बुलिंग से ये प्रॉब्लम्स होती है, बुलिंग नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों को इन सब के बारे में गाइडेंस देनी पड़ेगी, और एक प्रॉपरली वार्निंग साइंस हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि ये कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए स्टेप्स लिए जाएं, और साथ में प्रोफेशनल हेल्प हम ले सकते हैं, ताकि ये बुलिंग वाली जो केसेस है, ये प्रॉब्लम जो है, इसको फेस किया जा सके, टैकल किया जा सके, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बंद कर दिया जा सके, ताकि ये केसेस ना आए और बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये सब चीज़ों से हम बुलिंग को स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कुछ स्टेप्स जो कि CBSE के थ्रू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू लिए गए हैं बुलिंग को स्टॉप करने के लिए। पहला तो उन्होंने एंटी बुलिंग कमेटी जो है ये सब डिफरेंट उस पर बनाई गई है, और इसमें स्टाफ, स्टूडेंट्स वगैरह को ट्रेन किया गया। आप देखते होंगे काफ़ी कैंपेन वगैरह चलते हैं एंटी बुलिंग के खिलाफ, मतलब बुलिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के जो स्टेप्स है वो गवर्नमेंट भी ले रही है, वो डिफरेंट पीपल के थ्रू, डिफरेंट जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है उसके थ्रू लिए जाते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, हम वार्निंग दे सकते हैं, ओरली किसी को बोल सकते हैं अगर ऐसा करोगे तो ये होगा। और आप देखते हो कि कैंपस वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह में, कॉलेज में आप जब जाते हो तो वहाँ पे बड़े बड़े बैनर से लगे होते हैं, तो रिटर्न वार्निंग्स होती है, रैगिंग इज़ नॉट अलाउड, रैगिंग प्रोहिबिटेड, मतलब रैगिंग नहीं करनी है या फिर बुलिंग नहीं करनी है। तो ये सब इसी के लिए है, ताकि बुलिंग ना हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो। फिर या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, बच्चे के सस्पेंशन के बारे में बोल सकते हैं। अगर कोई भी बुलिंग करता पकड़ा गया तो उसको हम सस्पेंड कर देंगे, उसको जो है
पनिशमेंट मिलेगी, या फिर हम उसको जो है उसका रिजल्ट कैंसिल कर देंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ों के थ्रू, जो वार्निंग्स थ्रू है, हम जो है बच्चे को बुलिंग से दूर कर सकते हैं और सबको अवेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ की, सब्सटेंस अब्यूज़ को हम जो है ड्रग अब्यूज़ भी बोलते हैं। अब ये जो हमने अभी पहले इतने सारे रीज़न पढ़े, टेंशन, पीयर प्रेशर, सब कुछ जो है इन्हीं की चीज़ों पे इन्वॉल्व होता है, इन्हीं की चीज़ों पे रिवॉल्व अराउंड करता है, यही सब रीजंस होते हैं। तो सब्सटेंस अब्यूज़ को हम ड्रग अब्यूज़ भी बोलते हैं, जब बच्चा जो है कॉन्टिन्यूसली किसी बैड प्रैक्टिस में आ जाता है और कॉन्टिन्यूसली किसी हार्मफुल सब्सटेंस को कंज्यूम करना शुरू कर देता है और वो एडिक्टिव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस अब्यूज़। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ड्रग हो सकता है, अल्कोहल हो सकती है, ऐसी चीज़ जो हार्मफुल है लेकिन वो उसके लिए एडिक्टिव बन चुका है, उसके बिना वो अब रह ही नहीं पाता, वो कॉन्टिन्यूसली इसको कंज्यूम करते जा रहा है। तो दैट इज सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो ले रहा है वो, वही उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब इसमें जो है रीजंस क्या होते हैं, वही पीयर प्रेशर हो सकता है, बच्चे को टेंशन है इस वजह से वो शुरू कर देता है, कोई प्रॉब्लम है बोर्डम की वजह से, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है उसके अंदर, कोई उसको पेन है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर सेल्फ फन के लिए ले लेता है कभी कभी, तो इस वजह से उसकी वो आदत धीरे धीरे बन जाती है। तो ये सब इसके रीजंस हो जाएंगे। एडोलसेंस एज में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि एडोलसेंस में बच्चा जो है काफ़ी सारे चेंजेस उसके अंदर आते हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करता है। तो इस वजह से ये केस होना बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पे हो सकता है। तो इस टाइम पे बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा लव, सेल्फ केयर वगैरह की बहुत ज़रूरत होती है, तो उस पर बच्चे पे फोकस करना चाहिए। इस टाइम पे बोला भी जाता है कि बच्चों को बहुत सेल्फ लव की ज़रूरत होती है, बच्चे को सेल्फ लव होता है, बट बच्चे को पेरेंट्स का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, टीचर्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो बच्चे को जो है गलत, क्योंकि बोला जाता है ना कि बच्चा एडोलसेंस की एज में ही इधर से उधर या बनता है या बिगड़ता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एज काफ़ी सारे चेंजेस की एज होती है, तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो इससे डील भी हमें उसी टाइम पे ढंग से प्रॉपर्ली मैनेज करके कर लेना चाहिए। अब जो है इफेक्ट, अगर बच्चा सब्सटेंस अब्यूज में आ गया है तो क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर? पहला तो कंसंट्रेशन नहीं होगा, पुअर वर्क परफॉर्मेंस हो जाएगी, अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा, थकान रहने लगेगी, उसकी रेड और पफी आइज हो जाएगी, देखते हो ना, आंखें बिल्कुल मोटी मोटी सूजी सूजी सी आंखें दिखेंगी। उसके बाद मूड स्विंग्स होंगे, कभी भी गुस्सा आ जाएगा, कभी भी मुंह ठीक हो जाएगा, कभी भी अजीब से मूड हो जाएंगे। उसके बाद बच्चे का वेट बढ़ जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, तो वेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। गलत फ्रेंड्स हम बना सकते हैं, गलत संगत में पढ़ सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती है, कभी कभी माइंड में गलत थॉट्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना, नोटिसेबल चेंज आने लग जाती है, उसकी हैबिट्स चेंज होने लग जाती है, ठीक है ना। और इसके जो, अगर आपको बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा बच्चा जो है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है या नहीं, तो कुछ आइडेंटिफिकेशन चीज़ें बच्चों के अंदर दिखना शुरू हो जाती है। पहला तो उसका चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता, वो फैमिली के साथ बैठना पसंद नहीं करता, इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता, उसका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है, चीज़ों में ना करने लग जाता है, डिक्लाइन करने लग जाता है, अवॉइड करने लग जाता है चीज़ों को, ठीक है, सेल्फिश हो जाता है बच्चा, उसका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, उसका फूड हैबिट्स चेंज हो जाती है, वो ना प्रॉपर्ली खाता है, ना ढंग से जो है उसका चलने का स्टाइल चेंज हो जाता है, उसकी आंखें, उसका मतलब जो फिजिक है, पर्सनैलिटी है, सारी चीज़ें उसकी चेंज होनी दिखने लग जाती है। बच्चे के अंदर चेंजेस शुरू हो जाते हैं, बच्चे के अंदर दिखना शुरू, वो उसके अंदर लेजीनेस आ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर उसकी कम हो जाती है, वो चीज़ों में अटेंटिव नहीं रह पाता। तो ये सब जब चीज़ें दिखने लगती है तो मतलब बच्चा ड्रग अब्यूज़ में है, तो इन सब चीज़ों से पता चल जाता है। अब रेमेडियल मेजर्स क्या होगा, तो बच्चे को जो है अपना प्रॉपर, बच्चे के लिए पेरेंट्स को अच्छे से टाइम निकालना पड़ेगा, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उसको एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा बच्चा जो है, ताकि चीज़ों में इन्वॉल्व हो, इन सब चीज़ों से अलग हो जाए। बच्चे को जो है फ्री नहीं रहने देना होगा, बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाना होगा, साथ में इंटरेक्शन करवाना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करवानी होगी चीज़ें, बच्चे को लव की बहुत नीड होगी तो लव प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके साथ प्रॉपर्ली बिहेव करना पड़ेगा, मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, तब इन सब चीज़ों से होगा। और कुछ रेमेडियल स्टेप्स ले सकते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो कंसल्ट भी कर सकते हैं प्रोफेशनल से, ये डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और मेडिसिन वगैरह का भी यूज़ किया जा सकता है ताकि इन सब चीज़ों से दूर किया जा सके। तो ये हो गया सब्सटेंस अब्यूज़, क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे आप उससे डील कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी का मतलब ही होता है बच्चा जब क्रिमिनल चीज़ों में, मतलब ऐसी चीज़ें, एंटी सोशल बिहेवियर में जब बच्चा चला जाता है, दैट इज़ डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी का अगर वन वर्ड में बात करें तो बच्चा जब चोरी, मर्डर या फिर
उल्टी सीधी चीज़ों में जो कि सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है, ऐसे बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाता है। बेसिकली चीटिंग करना, स्टील करना, मर्डर हो गया, डैमेज करना पब्लिक प्रॉपर्टी को, इन सब केसेस को हम डेलिक्वेंसी कहते हैं। अब बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें कहाँ से आ जाती है, ये भी तो कोई रीज़न होगा। अगर इसका तो ये रीज़न हो सकता है कि बच्चा जो है अपनी फैमिली में ही ऐसी चीज़ें देख रहा है, तो वो आगे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, या फिर एनवायरनमेंट से उसने ये सब चीज़ें सीख ली, या तो हेरिडिटी या फिर एनवायरनमेंट। अब बच्चे के इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट या फिर बैड जो उसका बढ़ना है, वो सब दो ही चीज़ों पे हमारा डिपेंड होता है। या तो उसकी हेरिडिटी से उसने ये सब चीज़ें ले ली है, अपने फैमिली बैकग्राउंड से सीख ली है, या फिर एनवायरनमेंट से बच्चे ने सीखी है। तो डेलिक्वेंसी ये एंटी सोशल बिहेवियर हो जाता है। अगर हम इसमें बोले तो रेफर टू एज एंटी सोशल बिहेवियर। और जो पर्सन ये एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं उन्हें बोलते हैं डेलिक्वेंट्स। आपने सुना होगा जुवेनाइल डेलिक्वेंट, मतलब छोटे बच्चे जब इन सब प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं, चोरी वगैरह करना या मर्डर वगैरह, ये सब चीज़ों में जब आता है तो उसे बोलते हैं डेलिक्वेंट्स। और ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें बोलते हैं डेलिक्वेंसी। इसमें आ जाता है चीटिंग, स्टीलिंग, किडनैपिंग, मर्डर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद गुड जो है उन्होंने एक इसकी डेफिनेशन दी है, जुवेनाइल डेलिक्वेंट इज एनी चाइल्ड हुज कंडक्ट डेविसिएट सफिशिएंटली फ्रॉम नॉर्मल सोशल यूसेज दैट इज मे बी लेबल्ड एज एंटी सोशल। जब वो एंटी सोशल बिहेवियर कोई बच्चा करने लगता है तो जुवेनाइल बच्चा जब करता है तो जुवेनाइल डेलिक्वेंट, अदरवाइज डेलिक्वेंट उनको बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो सकता है, हेरिडिटी, इंटेलिजेंस, बिहेवियर, एनवायरनमेंट, इन सब से बच्चों के अंदर क्या होता है, ये सारी आदतें आना शुरू हो सकती है। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, एनवायरनमेंट से बच्चा कैसे ये चीज़ें बच्चे के अंदर आ सकती है। पहला तो पूरा पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, बच्चे के घर में पॉवर्टी हो सकती है, अफेक्शन नहीं है बच्चे के, इमोरल पेरेंट्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, रोजगार ही नहीं है, तो उसको पैसे की ज़रूरत होगी तो वो चोरी पे चला जाएगा, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। घर में पॉवर्टी है, कोई चीज़ें नहीं मिल पा रही, तो बच्चा सोचता है कि मैं कुछ चीज़ चुरा लेता हूँ, मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी, तो इस चीज़ से बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है। या फिर प्रॉपर स्कूल में डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ओवर क्राउडेड क्लास है, पता नहीं चल रहा है, कोई फोकस नहीं है बच्चे के ऊपर, स्कूल की लोकेलिटी अच्छा नहीं है, प्रॉपर बच्चे के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इन सब चीज़ों से भी बच्चा इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट, सोसाइटी और नेबर का भी फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। अगर फैसिलिटीज़ नहीं है बच्चे के लिए, पार्क नहीं है, काफ़ी चीज़ें होती है जो बच्चे को इन्वॉल्व करती है एक्टिविटीज़ में। बच्चों के पास ये सब चीज़ें होगी ही नहीं, तो बच्चा जो है इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो उसके अंदर अलग अलग थॉट्स आएंगे और वो गलत आदतों में पड़ जाएगा, एंटी सोशल बिहेवियर आ जाएगा, रिस्पेक्ट नहीं है आसपास के लोगों में एक दूसरे के प्रति, तो भी ये चीज़ें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है। अब इसके लिए मेजर्स हम क्या ले सकते हैं, सबसे पहले तो बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली कॉन्जेनाइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे बच्चा जो है सेफली रह सके और उसके जो थॉट्स है वो अच्छी तरह से डेवलप हो, ना कि वो गलत चीज़ों में पड़े। एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना। बच्चे को मॉडल्स प्रोवाइड करने चाहिए, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करना चाहिए, बच्चे के लिए पूरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चा इन सब चीज़ों में ना जाए। उसके बाद चाइल्ड स्कूल में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, रेमेडीज़ हम फोकस कर सकते हैं। पहला तो स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, बच्चे के लिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का यूज़ करना चाहिए, डिफरेंट अलग अलग मेथड्स, इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, जिससे बच्चा जो है पार्टिसिपेट करे और वो जो है इंटरेस्ट ले स्कूल के एनवायरनमेंट में। ठीक है। उसके बाद जो है पेरेंट टीचर मीटिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए ताकि बच्चा पेरेंट्स बच्चे के बारे में टीचर्स को बता सके और टीचर पेरेंट्स को बच्चे के बारे में बता सके, ताकि दोनों के जो थॉट्स है जो बच्चे के बारे में है, कुछ चीज़ें दोनों को पता चल सके और वो बिहेवियर को भी ऑब्जर्व कर सके, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको मैनेज और या टैकल किया जा सके आसानी से। ठीक है ना। प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को देनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एफिशिएंट टीचर्स होने चाहिए जो अच्छे से उनको पढ़ाए और एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाएँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रूएंसी। अब ट्रूएंसी का मतलब क्या होता है, बेसिकली कंपलसरी स्कूलिंग से जो एब्सेंस होते हैं वो उसे बोलते हैं ट्रूएंसी। मतलब कंपलसरी स्कूलिंग का मतलब एक ही मीनिंग में बंक,
मतलब जब बच्चा एब्सेंस होना शुरू कर देता है बिना किसी को बताए या फिर बिना किसी को प्रायर नोटिस दिए, तो उसे कहते हैं ट्रूएंसी। अब बच्चा एक स्कूल से या कहीं भी हो सकता है, वो कोचिंग से कर सकता है या स्कूल से कर सकता है, जो कंपलसरी चीज़ें उनसे वो बंक करता है, तो आप लोगों ने भी किए होंगे। तो बट लेकिन एक्चुअली में जो बच्चा बार बार एब्सेंस हो रहा है, बार बार बंकिंग पे जा रहा है, ये प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? कुछ प्रॉब्लम होगी बच्चे को जब भी ऐसा बच्चा करता है, या कभी कभी फन के लिए करता है। लेकिन जब उसकी जो एक्सेसिव हो जाती है ये सब चीज़ें, तो दैट इज इंक्लूडेड इन अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ये मानी जाती है और इससे जो है बच्चे के ऊपर गलत इफेक्ट होता है। तो किसके रीजंस क्या है? इसमें एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग लिखा हुआ है। इट मीन्स अ प्यूपिल हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव और एक्सप्लेनेशन। बिना बताए, बिना लीव के एब्सेंट होना स्कूल से, दैट इज कॉल्ड ट्रूएंसी। अब इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, होम रिलेटेड भी हो सकते हैं, स्कूल रिलेटेड भी हो सकते हैं, और पर्सन के खुद के और सोसाइटी रिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें होम रिलेटेड, तो पेरेंट्स इलिटरेट है, पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चे को कैसे मैनेज करना है, अपने बच्चे को वो ध्यान नहीं देते हैं, तो इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स हो सकता है। लैक ऑफ अफेक्शन, प्यार नहीं मिल रहा बच्चे को, तो बच्चा क्या करता है? इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। पेरेंट चाइल्ड के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, टाइम नहीं देते पेरेंट्स, ओवर प्रोटेक्शन या अंडर प्रोटेक्शन बच्चे को मिल रही है, या फिर बच्चा ड्रग या अल्कोहल यूज में लगा हुआ है, या पेरेंट्स का ऐसा है, पेरेंट्स का जो एनवायरनमेंट ऐसा है, तब भी बच्चे ये सब उल्टी सीधे चीज़ें सीख जाती है। स्कूल में बच्चों कब ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर होना शुरू होती है? बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चे को समझ नहीं आता है, कंसंट्रेशन बच्चे का नहीं बनता है, स्कूल के जो फ्रेंड्स वगैरह है वो पीयर ग्रुप अच्छा नहीं है, तो इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वायलेंस, मतलब बच्चे को परेशान किया जाता हो, उनको डराया जाता हो, धमकाया जाता हो, बुलिंग का केस हो उसके साथ, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से, और डिसिप्लिन नहीं है स्कूल में, या फिर अथॉरिटी की तरफ से बच्चे के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, तब भी बच्चा जो है बंक की सिचुएशन पे आ जाता है, बंक करना शुरू कर देता है। उसके बाद अदर कॉजेज भी होते हैं कि फिजिकल एबिलिटीज़ नहीं है बच्चे की, प्रॉपरली किसी टास्क को वो परफॉर्म नहीं कर पाता, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो वो उस चीज़ों से दूर भागना शुरू कर देता है। इमोशनल एडजस्ट नहीं हो पाता है, ये लो सेल्फ एस्टीम होती है, कम कॉन्फिडेंस होता है, तब भी बच्चा क्या करता है? जो ट्रूएंसी है वो उसकी तरफ चला जाता है और चीज़ों से दूर भागना शुरू कर देता है। उसको एकमात्र जो वे दिखती है वो दिखती है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो मतलब जो उसका बिहेवियर, जो उसका दूसरों के साथ पर्सनल रिलेशनशिप होता है, जब वो अच्छा नहीं होता है, पीयर्स ग्रुप अच्छा नहीं होता है, उसको जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उसको इरिटेट किया जाता है, जेलस करा जाता है, या फ्रस्ट्रेट होता है, डिप्रेस, टेंशन होती है, तब भी ये सब चीज़ों में बच्चा आता है। जो अभी तक हम रीज़न पढ़ते आ रहे हैं, यही सब रीजंस होते हैं, ये सारे अग्रेशन के, बुलिंग के, ट्रूएंसी के, डेलिक्वेंसी के, ये सब रीजंस ही होते हैं। तो आपको अच्छे से 5-7 चीज़ें अपनी दिमाग में बिठा लेनी है, ताकि आपको किसी भी पॉइंट पे आप लगाते हो तो ये सारी चीज़ें यही देती है कि पुअर पेरेंटिंग है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, लैक ऑफ टेंशन है, ये सब चीज़ें। उसके बाद आते हैं रेमेडीज़, हम क्या ले सकते हैं? पहला तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, अट्रैक्टिव मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए, पेरेंट्स जो है लिटरेट होने चाहिए, पेरेंट्स के साथ बच्चे का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, टीचर का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट स्कूल एज वेल एज होम दोनों ही कॉन्जेनाइल अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे बच्चा जो है वहाँ पे सेफली, सिक्योरली और विद लव वहाँ पे रह सके। बच्चे के अंदर हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, कोऑपरेशन की कोऑपरेशन बच्चे के अंदर और टीचर और पेरेंट्स के अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए, ताकि वो बच्चे के डेवलपमेंट को सोच सके। तो ये सब चीज़ें रेमेडियल मेजर्स अगर हम लेते हैं तो भी जो बच्चा है उसको इन सब चीज़ों से, प्रॉब्लम से दूर किया जा सकता है। साथ ही में अगर घर की बात करें तो बच्चा जो है, बच्चे के एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स को बहुत समझदारी से काम करना चाहिए, लव पूरा प्रॉपर अफेक्शन होना चाहिए, ना ओवर अफेक्शन होना चाहिए, ना अंडर अफेक्शन होना चाहिए। साथ में प्रॉपर केयर होनी चाहिए पेरेंट्स की तरफ से बच्चे के लिए। इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो बच्चे को इन सब प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। ये इसकी रेमेडी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गाइडेंस सर्विसेज इन एलिमेंट्री स्टेज, मतलब स्कूल्स में गाइडेंस सर्विसेज क्यों होनी चाहिए, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला तो अगर स्कूल में गाइडेंस होगी तो वो प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब क्या क्या गाइडेंस होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए आपके पास ओरिएंटेशन सर्विसेज, प्लेसमेंट, काउंसलिंग, फॉलो अप, या फिर प्यूपिल इंफॉर्मेशन। तो ये सारी गाइडेंस बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए होनी चाहिए। कैसे? मान लो
एक न्यू बच्चा स्कूल में आ रहा है तो उसके लिए एक ओरिएंटेशन फैसिलिटी, ओरिएंटेशन गाइडेंस होनी चाहिए ताकि बच्चे को बताया जाए पूरे स्कूल के एनवायरनमेंट के बारे में, ताकि बच्चा जो है वो जान पाए और एडजस्ट कर पाए। सिमिलरली पेरेंट्स के लिए भी ओरिएंटेशन होनी चाहिए ताकि पेरेंट्स को बताया जाए कि एक्चुअली में स्कूल आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस करता है रिगार्डिंग योर चाइल्ड, कि आप अपने चाइल्ड से कैसे करें और स्कूल्स के साथ कैसा रिलेशन बनाए, कैसे मतलब बताया जाता है कि आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग को अटेंड करें, ताकि ये हम आपके यूं नहीं कह रहे कि आप अपना रोज रोज टाइम लेकर आए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग इसीलिए होती है कि ताकि आप अपने बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में जाने कि एक्चुअली आपका बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, साथ में हम जाने कि आप अपने बच्चे पे कितना ध्यान दे रहे हैं, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स अभी हमने देखी थी, बुलिंग, ट्रुएंसी, ये सब ना हो सके। बच्चे कि पेरेंट्स अवेयर हो बच्चे के बारे में एज वेल एज स्कूल भी अवेयर हो। तो ये जो गाइडेंस टेक्निक्स है ये ज़रूरी होती है स्कूल में। काउंसिल किया जा सके, प्रॉपर बच्चे के अंदर हैबिट्स डेवलप की जाए, एजुकेशनल गाइडेंस होनी चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि उसको आगे करना क्या है, उसको वो गाइडेंस दी जाए ताकि वो आगे बढ़े अपने करियर की तरफ या फिर अपने एजुकेशनल चीज़ों की तरफ। तो ये सब गाइडेंस बहुत ज़रूरी है प्रोवाइड करनी। इसके बाद जो गाइडेंस है ये हर तरीके से स्कूल में प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि बच्चा भी इन सब चीज़ों से सीखे और गलत चीज़ों में ना जाए, एज वेल एज पेरेंट्स भी अपने बच्चे के प्रति अवेयर रहें। उसके बाद आता है प्यूपल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मतलब सारे प्यूपल्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, टाइम टू टाइम पेरेंट्स को भी वो इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। फिर आगे वोकेशनल गाइडेंस, वही बच्चे को क्या करियर चूज़ करना चाहिए, क्या आगे बच्चे को करियर चूज़ में हेल्प करे, प्लान करे, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को चूज़ करने में, सब्जेक्ट चूज़ करने में बच्चे को हेल्प हो। तो ये सब गाइडेंस स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जानी चाहिए बच्चे को, ताकि बच्चा जो है कंफ्यूज होकर ना चीज़ों को सीखे बल्कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज़ कर पाए। देन आता है हमारा रोल ऑफ अ काउंसलर। एक काउंसलर का क्या रोल होता है? अब रोल ऑफ काउंसलर टीचर के लिए भी होता है, स्टूडेंट के लिए भी होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। रोल ऑफ काउंसलर जो है, अगर हम टीचर की बात करें तो वो गाइडेंस सर्विसेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके ताकि बिहेवियर, बच्चों के वीकनेसेस और उसको जानने में हेल्प करे, बच्चे के पैटर्न्स, बिहेवियर पैटर्न्स को जानने में हेल्प करे। स्टूडेंट्स के लिए काउंसलर का क्या रोल होता है कि वो बच्चे को काउंसिल करे, देखे उसकी प्रोग्रेस को, उसके वीकनेसेस के अकॉर्डिंग, उसके एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बच्चे को डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जा सके। ठीक है, काउंसिल कर सके जिसमें उसकी ज़रूरत है, उसकी नीड्स के बारे में उसको बता सके, साथ में उसको राइट ऑक्यूपेशन चूज़ करने में हेल्प कर सके, करियर गाइडेंस मिल सके, बच्चे को इंडिविजुअली जो प्रॉब्लम हो रही है उससे ओवरकम करने में भी हेल्प कर सके। जब हमने काउंसलिंग के बारे में पढ़ा था तो उसमें ये सारी पॉइंट आ जाएंगे, वही सब पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं। देन आता है एक गुड काउंसलर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आ सकता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड काउंसलर। तो पहला तो सिंसियर होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, उसके अंदर रियलिस्टिक होना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ब्रॉड माइंडनेस होनी चाहिए, मतलब वो खुले विचारों वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी के लिए कुछ सोच रहा है। फेयर होना चाहिए, हर तरह से फ्रेंडली होना चाहिए, उसका नेचर इतना अच्छा होना चाहिए ताकि सामने वाला उससे घुल मिल सके। कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मतलब अगर उससे कोई भी चीज़ें शेयर की जा रही है तो वो तीसरे पर्सन को ना बताए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए, बहुत शांत स्वभाव का होना चाहिए ताकि वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके साथ इजीली डील कर सके। रियलिस्टिक होना चाहिए, वही हो गया। काम होना चाहिए, बिल्कुल प्यार से, आराम से चीज़ों को हैंडल कर सके। सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए ताकि सिंपैथी के साथ, सबके साथ प्यार से और उसकी प्रॉब्लम को समझ के, ऐसा ना लगे कि वो एक काउंसलर है, ऐसे लगे कि वो आपका फ्रेंड है ताकि आप इजीली उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। फ्रेंडली नेचर उसका होना चाहिए। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स है एक गुड काउंसलर के अंदर। अप्रोचेबिलिटी होनी चाहिए, वो ईजिली आप उसको ईजिली कॉन्टैक्ट कर सके, ईजिली अपनी बातें बता सके, ये सब चीज़ें एक काउंसलर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, रोल ऑफ टीचर इन गाइडेंस। अब टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ गाइड। अब वो एक बच्चे को गाइड कर रही है या फिर किसी को भी एक टीचर जब गाइड करती है तो उसका क्या क्या रोल होता है। पहला तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी बच्चों को जो है गाइड करे, तो गाइडेंस का काम उसका हो जाता है। अब वो गाइड कर सकती है बच्चे को किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है, उसके वर्क में, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। साथ ही में बच्चे के सोशल सर्कल को देखकर बच्चे के कैपेबिलिटीज़ के थ्रू उनको गाइड कर सकती है कि बेटा आप ये कर लो, आप ऐसे कर सकते हो, जिससे कि बच्चा जो है वो इम्प्रूव कर सके, तो उसकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सकती है।
को करिकुलर एक्टिविटीज़ उसके लिए ऑर्गेनाइज करवा सकती है ताकि बच्चा जो है इजीली पार्टिसिपेट करे, और साथ ही में गाइड कर सकती है कि किस चीज़ को किस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए। तो सारी टेक्निक, सारी चीज़ों को टीचर जो है बच्चे को बता सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक टीचर परफॉर्म करती है टू डायरेक्ट द चिल्ड्रन टूवर्ड्स देयर गोल। तो एक बेसिकली बच्चों को गाइड करती है टूवर्ड्स देयर गोल एंड हाउ टू अचीव विद many benefits, with many type of practices, techniques। एक टीचर बताती है बच्चों को कि तुम ऐसे स्टेप्स पे चढ़कर आप इस गोल तक पहुंच सकते हो। तो ये एक टीचर का रोल होता है एज अ गाइड। तो ये हो गया आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट। पूरी जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की यूनिट है, सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए, सारी प्रॉब्लम्स विद देयर रेमेडीज। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ आया होगा। और अगर अभी तक आपने यूनिट 1, 2 और 3 और यूनिट 5 ये सारी यूनिट्स नहीं देखी है साइकोलॉजी की, तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख के वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, और साथ ही में इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहना। Thanks for watching the video. जय हिंद, वंदे मातरम।